हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था अटेंशन, उसकी कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स यानी ध्यान क्या होता है, उसका संप्रत्यय, उसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको लेटेस्ट जॉब्स के बारे में अपडेट चाहिए तो आप हमारे पेज www.cannybuck.com पे विजिट करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो, डेमोक्रेटिकली तो हम सभी इक्वल हैं। ठीक है, यानी कानून की कानून की दृष्टि में हम सभी समान हैं, लेकिन फिजिकली और साइकोलॉजिकली यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हम सभी आपस में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यानी किसी भी एक का जो फिजिक है यानी फिजिकल बॉडी है वो दूसरे के इक्वल नहीं है। ईच इंडिविजुअल है वो डिफरेंट है दूसरे से। ठीक है, डिफरेंसेस हैं ये बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस बच्चों में कम भी हो सकते हैं, सामान्य मॉडरेट भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है वो दूसरे से पढ़ाई में कमज़ोर भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस सिर्फ दो बच्चों या उनके ग्रुप में ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि एक पर्सन है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे एक बच्चा है वो मान लो मैथ्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करता है, लेकिन वो लैंग्वेज एक्सप्रेशन में इतना अच्छा नहीं हो गया ना डिफरेंस कि मैथ में तो बहुत अच्छा है लेकिन अपना एक्सप्रेशन देने में इतना अच्छा नहीं है। दूसरा बच्चा है वो मान लो जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो टॉप करता है, लेकिन जब खेलने की बारी आती है तो स्पोर्ट्स फील्ड में वो बहुत पुअर परफॉर्म करता है। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्टिंग में गुड होते हैं, कुछ डांसिंग में गुड होते हैं और कुछ जो म्यूजिकल एक्टिविटीज है उनमें अच्छे होते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हर बच्चे में अपने कुछ अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले गाल्टन ने दी थी। ठीक है, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक जिसने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया था वो था गाल्टन, और उसके बाद जो कैटल महोदय थे इन्होंने हमें इस दिशा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा तो आएगा गाल्टन। जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो फिजिकल बॉडी है और जो उसका मेंटल लेवल है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसके कारण जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, डिफरेंट आदमी हैं, उनके लर्न करने की, उनके काम करने की, उनके सोचने की और उनका प्रॉब्लम सोल्व करने की जो कैपेबिलिटीज है ना वो अलग अलग होती हैं। टीचर को यदि इन जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में उनको ज्ञान हो जाए तो वे एजुकेशन है उसको इजीली बच्चों को दे सकते हैं, यानी उनके सीखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। बच्चे हैं वो किस किस में डिफरेंट होते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका बेस क्या है? उनका बेस है बुद्धि यानी मेंटल लेवल, मेमोरी, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी कल्पना करने की क्षमता, लंबाई चौड़ाई रंग रूप। ये ऐसी कुछ जनरल कैपेबल क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पे हर एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है और हमें इन्हीं डिफरेंस को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डायग्राम है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का डायग्राम है। पहले एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस के इस साइड जो भी टर्म्स होंगे ना वो नेगेटिव में होंगे और एक्स एक्सिस के इस साइड जो भी टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे, यानी ये +1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, ये है हमारा 0, ये 0 है, ये हमारा बेस है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये कर्व जैसा यहाँ पे शेप में है ना, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे इसकी शेप है। यानी अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से डिवाइड भी कर दूं तो ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे, यानी ये पार्ट है ये पूरा इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो देखो, ये 34%, 34%, यानी ये +1 है, ये -1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, ये तो उनका बेस हो गया
ये यहाँ से यहाँ तक जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम उनको नॉर्मल काउंट करते हैं कि वो सामान्य इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इस साइड आती हूँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इस साइड यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे, और यहाँ से अगर मैं यहाँ आऊंगी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये 34% इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉर्मल है तो ये नॉर्मल से ज़्यादा है, और ये उससे भी और ज़्यादा है। अगर ये 34 डिफरेंसेस नॉर्मल है तो ये 14% इस नॉर्मल से कम है, और ये 2% उससे भी ज़्यादा कम है, ठीक है। यानी कि जिन व्यक्ति, ये तो हमारे हो गए नॉर्मल डिफरेंसेस कितने 34%, फिर ये 14% है जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो पॉजिटिव में ज़्यादा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये नेगेटिव में ज़्यादा है, यानी इनमें जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, इनमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। फिर ये वो ग्रुप आता है सोसाइटी का जो जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बहुत हाई होते हैं, यानी बहुत पॉजिटिव में हाई होते हैं ये, यानी ये हम इनमें जो भी सृजनात्मक क्षमता जो भी इनमें क्वालिटीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसमें इस ग्रुप में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तो होते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में होते हैं, ठीक है। यानी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं लेकिन इनमें बुद्धि भी कम पाई जाएगी, इनमें जो आईक्यू है वो भी कम होगा, इनकी सृजनात्मकता भी कम होगी, क्रिएटिविटी भी कम होगी, ठीक है। तो ये कर्व है ये ऐसे काम करता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से कम है, और ये उससे भी कम है, और ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। यानी कि कर्व के प्रथम एंड पर यानी इस पर वह व्यक्ति प्रदर्शित है जिसमें लक्षण कम मात्रा में है, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस है वो कम मात्रा में है। और वक्र के अंतिम छोर पर यानी यहाँ पर वह व्यक्ति प्रदर्शित है जिसमें लक्षण सर्वाधिक मात्रा में है, यानी इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। वक्र के मध्य में वह व्यक्ति प्रदर्शित है जिसमें लक्षण सामान्य मात्रा में है। ये मध्य हो गया यानी मिडल हो गया, इसमें जो भी ये आदमी दर्शाए गए हैं इनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो नॉर्मल है, यानी 68% है, ये नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वक्र से स्पष्ट है कि यानी कर्व से हमें पता चलता है कि कम मात्रा में लक्षण वाले व्यक्ति भी सामान्य जनसंख्या में कम होते हैं तथा बहुत अधिक मात्रा में लक्षण वाले व्यक्ति भी सामान्य जनसंख्या में कम होते हैं। देखो ये कम मात्रा वाले व्यक्ति हैं, ये ज्यादा मात्रा वाले व्यक्ति हैं, तो ये भी पॉपुलेशन में कम है। पूरी पॉपुलेशन हमने 100 मान ली तो ये कम मात्रा वाले व्यक्ति भी 2% ही है, और ये ज्यादा मात्रा वाले व्यक्ति भी 2% ही है, ठीक है। तो ये भी कम ही होते हैं पूरी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, और ये भी कम ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वक्र से यह भी स्पष्ट है कि जनसंख्या में व्यक्ति संख्या में अधिक होते हैं जिनमें लक्षण सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जिनमें ये जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये नॉर्मल होते हैं ना, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है बजाय उनके जिनमें ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 68% हो गई जबकि इनकी 2% और 2% ही है। तो ये था हमारा कर्व किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ प्रमुख क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ वैरायटीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके जो मुख्य जो मेन टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है शारीरिक विभिन्नताएं यानी फिजिकल डिफरेंसेस। जो शारीरिक विभिन्नताएं हैं वो बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे सभी व्यक्ति हैं उनकी जो स्किन का कलर है वो डिफरेंट होता है, यानी कोई अधिक गोरा होता है, कोई कम, कोई सांवला, कोई काला, और कोई व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा काला होता है, ठीक है। कलर के अलावा भी उनकी जो हाइट होती है, उनकी मैच्योरिटी होती है, उनका फिजिक होता है, ये बहुत सारे लक्षण हैं जो व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करते हैं। उसके बाद है रुचिगत विभिन्नताएं यानी इंटरेस्ट डिफरेंसेस। रुचि की दृष्टि से भी हमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
जैसे सभी व्यक्ति हैं, उनकी जो एजुकेशन में, जो शिक्षा में रुचि है वो समान नहीं हो सकती, ठीक है। एक जैसे आप इसको साइकोलॉजी को ही ले लो, किसी की साइकोलॉजी में रुचि बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम और किसी की बिल्कुल भी नहीं हो सकती होती, ठीक है। इसी प्रकार जो डिफरेंट आदमी हैं उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रति उनकी डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। तो ये रुचिगत विभिन्नताएं भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक मुख्य कारण है। इसके बाद है व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो डिफरेंस है वो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पर्सनैलिटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। व्यक्तिगत कारक के इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट से यह रिजल्ट निकला है कि जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि देखो पर्सनैलिटी है वो 3 टाइप की होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बाइवर्ट, ठीक है। तो हमारे समाज में सबसे अधिक वो पाए जाते हैं, ना तो सबसे अधिक इंट्रोवर्ट ही पाए जाएंगे, ना ही एक्सट्रोवर्ट, बल्कि जो एम्बाइवर्ट है ना, यानी वो कभी कभी इंट्रोवर्ट भी, इन दोनों के बीच के हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं वो और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर है मेंटल डिफरेंसेस, यानी बौद्धिक विभिन्नताएं। हमारा जो समाज है उसमें जो भी ग्रुप्स हैं उनमें भी हमें जो बौद्धिक विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। हमारी सोसाइटी में एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि जो सृजनात्मक है, जिनमें हाई लेवल की इंटेलिजेंस होती है या फिर जिनमें इंटेलिजेंस होती नहीं है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है गत्यात्मक विभिन्नता, यानी मोटर डिफरेंसेस। हमारी जो सोसाइटी है और उसमें जो आदमी रहते हैं उनमें मोटर स्किल्स है, यानी जो गत्यात्मक विभिन्नताएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति हैं वे काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, जबकि कुछ आदमी हैं वे बहुत धीरे धीरे किसी भी काम को करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता में भी बहुत डिफरेंस होता है। फिर विचारधारा, यानी थॉट प्रोसेस। एक ग्रुप है, उसके सभी सदस्य हैं, उनकी जो थॉट है, थिंकिंग है, उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कुछ मेंबर हैं उनकी जो थॉट उनके थॉट्स हैं वो बहुत रिलीजियस होंगे, मोरल होंगे, और इसके साथ ही जो अलग ग्रुप होगा उनके जो थॉट हैं वो अधार्मिक होंगे, अनैतिक होंगे। इसी प्रकार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये मिली जुली थॉट प्रोसेस है, ये देखने को मिलती है। इसके बाद है संवेगात्मक अभिव्यक्ति, यानी इमोशनल डिफरेंसेस। जो हमारे ग्रुप के सभी मेंबर हैं उनमें जो इमोशनल डिफरेंसेस है वो भी देखने को मिलते हैं। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो गुस्सा है जल्दी आ जाता है, वे जल्दी डर जाते हैं, उनमें इमोशंस है वे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन हमें दिखाते ही नहीं हैं, उनके हाव भाव से हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये अभी गुस्सा कर रहे हैं या ये अभी डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ये अभी डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल डिफरेंसेस भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक कारण होते हैं। इसके अलावा जो हमारी सोचने की शक्ति है, जो हमारी रीजन करने की शक्ति है, लॉजिकल मेमोरी है, हमारी जो कल्पना है, उन सब में भी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण की क्यूजेस क्या होते हैं। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इनके क्यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले वंशानुगत, यानी हेरिडिटी। हमारी हेरिडिटी में वे सभी जीन्स इंक्लूड होते हैं जो एक बालक को उसके मम्मी पापा से मिलते हैं, ठीक है। सबका जीवन है वो एक जैसे स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी बड़े होते होते इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं? उनकी हेरिडिटी के कारण, क्योंकि सबकी हेरिडिटी है वो अलग अलग होती है। ये हेरिडिटी है, ये एक प्रकार की परंपरागत शक्ति है जो बच्चे हैं वे अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स वे अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के जो ट्रेट्स हैं, दोनों प्रकार के जीन्स हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो ये था हमारा हेरिडिटी। इसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी वातावरण।
जो हेरिडिटी होती है उसके अलावा वातावरण भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में सभी जो स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपन होते हैं, वो शामिल होते हैं, जिसके प्रति एक जो इंडिविजुअल है वो जन्म से लेके मृत्यु तक रिस्पॉन्स देता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव भी हेरिडिटी की तरह ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट में हमारे में आ जाते हैं कि जो भी एयर की क्वालिटी होती है, जो भी भोजन, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हमें समाज से जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतना ही अच्छा बच्चा वो ग्रो करेगा। उसके बाद है संस्कृति यानी कल्चर। इन्वायरमेंट के अलावा जो कल्चर है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उनमें व्यक्ति है, उनकी पर्सनैलिटी और उनके बात करने का, उनके व्यवहार में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो कल्चर है उसमें जो व्यक्ति है उसका रहन सहन, खाना पीना, उसकी आदतें, उनके सोशल वैल्यूज, उनके जो सोशल जो प्रिंसिपल हैं वे सभी अलग अलग होते हैं और इन्हीं के कारण हमें उनमें जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता यानी सेक्स डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका एक मेन क्योज है वो सेक्स डिफरेंसेस भी हैं। जैसे लड़के और लड़कियां हैं, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक बनावट है, वो अलग प्रकार की होती है और उनके जो संवेग इमोशन है ना, उनके इमोशन को बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। इन दोनों की जो मानसिक योग्यता है, मेंटल जो शक्तियां हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। स्किनर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो लड़कियां हैं ना उनमें याद करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा होती है और लड़कों में जो फिजिकल वर्क करने की शक्ति है वो ज़्यादा होती है। मैथ और साइंस में लड़कियां हैं वो लड़कों से पीछे होती हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो राइटिंग में और लैंग्वेज में वो लड़कियों से पीछे होते हैं। ठीक है, यानी उनके जो सेक्स है ये भी डिफरेंसेस का बहुत बड़ा रीज़न है। फिर है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे व्यक्ति की एज हो गई, उसकी जो एजुकेशन है वो हो गई, उसका इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, तो ये सभी भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वे होने का एक कारण है। ठीक है, इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इम्पोर्टेंस क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की? कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनसे हम क्लास में एक ग्रुपिंग कर सकते हैं बच्चों की, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को बेस बना के। यानी जिन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो हाई है, जिनकी मेमोरी तेज है, जो रीजनिंग करने में तेज है, या जिनकी कल्पना शक्ति है वो तेज है, हम ऐसे बच्चों को एक क्लास में रख सकते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनको अलग क्लास में रख सकते हैं और जो एवरेज से कम है उनके लिए हम अलग क्लास बना सकते हैं। इसलिए हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है कि क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अनुसार हम बच्चों को उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि क्लास में बच्चों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 20 से ज़्यादा होगी तो एक टीचर क्लास में होगा, वो किस किस बच्चे पर ध्यान देगा। तो अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे होंगे तो टीचर उनको इंडिविजुअली नहीं पढ़ा पाएगा और जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान नहीं रख पाएगा और जो पढ़ाई होगी वो बस रोट लर्निंग पर बेस्ड होगी, वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग नहीं कहलाएगी। एक ही क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट है, वो उनका जो मेंटल लेवल है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इन सब को हमें अपने करिकुलम में जगह देनी चाहिए कि करिकुलम हमें इस टाइप से बनाना चाहिए कि वो बहुत फ्लेक्सिबल हो, उसमें सभी टाइप के बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकें। फिर है जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं
वो लिंग भेद के कारण भी पाई जाती हैं, यानी सेक्स डिफरेंसेस के कारण भी पाई जाती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो गर्ल्स होती है और जो बॉयज़ होते हैं, उनका जो मेंटल लेवल है, उनका इंटरेस्ट है, उनकी नीड्स हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनको इस अंतर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।